कतर माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी जवाब आ गया है। अच्छा, आपकी आगे हो तो दो पूरे पूछिए। पूरे माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, विधायक कोष या अन्य किसी योजना से 5 डानियों का समूह होने पर 5 किलोवाट का ट्रांसफर स्वीकृत कर विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। भविष्य में यदि इस ट्रांसफर पर विद्युत भार बढ़ाना है तो विभाग राशि वसूल कर ट्रांसफर लगाता है, जबकि आबादी क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन का भार बढ़ाने पर ट्रांसफर का लोड सिस्टम इम्प्रूवमेंट के नाम पर निःशुल्क बढ़ाया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूँ, ये जो दोहरे मापदंड है, जो ढाणियों में रहते हैं उनसे तो पैसे वसूल कर लोड बढ़ाया जाता है और आबादी क्षेत्र में निःशुल्क बढ़ाया जाता है, तो क्या सरकार जो ढाणियों में लोग रह रहे हैं उनको ये फ्री में लोड बढ़ाने का योजना है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो नियम एवं शर्त 2021 की क्लास संख्या 7.5 में वर्णित है और जो ढाणियों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं, अगर उन पर लोड बनाने के लिए जो नियम है उसमें नया ट्रांसफार्मर उस लोड बनाने वाले उपभोक्ता को देने का स्वयं के स्तर पर लेने का प्रावधान है और उसके लिए ये माननीय सदस्य की सही बात है कि वो सामान्य अगर एक बार वहाँ जहाँ तक नेटवर्क पहुँच गया, 5 ढाणियों में कनेक्शन हो गया और वहाँ 1-1 किलोवाट का उनका लोड है, 5 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर किसी को आज के इस ज़माने में लोड बढ़ाना है तो फिर वो अपने स्तर पर ट्रांसफार्मर की चार्ज के साथ बढ़ाया जाता है। मैं माननीय सदस्य की मांग से सहमत हूं कि इसमें हम दिखवाएंगे कि अगर परीक्षण करके और निगम के स्तर पर, सरकार के स्तर पर कोई प्रयास करेंगे कि जो केवल आबादी क्षेत्र में तो लोड बढ़ाता है तो वहाँ कोई चार्जेज नहीं है, लेकिन अगर गैर आबादी क्षेत्र है जहाँ ढाणियाँ हैं वहाँ लोड बढ़ाते हैं तो उस पर चार्जेज लेके बढ़ाया जाता है, जो ट्रांसफार्मर की कीमत होती है। तो इस पर मैं नियम दिखवाकर प्रयास करेंगे कि आबादी क्षेत्र की तरह ढाणियों को भी ट्रीट किया जाए, ऐसा प्रयास करेंगे ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है जिससे हम सब प्रताड़ित हैं आज, ये विद्युत कट कब तक बंद हो जाएंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा लग रहे हैं? माननीय सदस्य, अभी विद्युत कट आपका सही बात है कि आ रहा है और सभी को परेशानी है और उस परेशानी से हम भी वाकिफ हैं, आप भी वाकिफ हो, आप सब भी अंदर से समझ रहे हो कि इसके क्या कारण हैं। मुझे कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, बता देना। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये विद्युत कट नहीं आवे और अभी पिछले 4-5 दिन से नहीं आ रहा था, कल थोड़ा 68 हमारे फीडर कटे हैं, निश्चित रूप से आगे प्रयास कर रहे हैं हम उपलब्ध ज़्यादा, हमें जैसे ही लाइट होगी विद्युत कट बिल्कुल नहीं आने देंगे और ये निश्चित रूप से इसमें सुधार भी करेंगे और आने वाले समय में बेहतर लाइट मिले, इसका सरकार पूरा प्रबंधन करने का प्रयास करेगी। ललित मीणा बैठिए, हो गया 2 प्रश्न पूरक हो गए, बाकी बिजली पे चर्चा और बाकी है, उसे पूरा पूछ लेना। प्रश्न संख्या 272। माननीय मंत्री जी। 12 जिले में एथलेटिक्स संघ 12 कार्यालय सहकारी समिति 12 से रजिस्टर्ड है, जिसके रजिस्टर्ड नंबर 2/12/2007-8 है। खेल संघ स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। खेल संघों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, शुचिता, खेल गतिविधियों में नियमितता लाने हेतु खेल संघों को पाबंद किया गया है। 12 जिले में इंडोर बैडमिंटन हॉल तथा तारणताल निर्मित हैं। सिंथेटिक ट्रैक हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर संसाधनों की उपलब्धता एवं गुण के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकेगा। 12 जिले में खेल अधिकारी के रिक्त पद पर श्री विशाल सिंह हॉकी प्रशिक्षक को वर्ष 2012 से प्रभारी खेल अधिकारी के पद पर लगाया गया है। 12 जिले में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से दिनांक 10/2/24 से टेनिस बॉल, क्रिकेट, हॉकी प्रशिक्षक, फुटबॉल एवं कुश्ती खेल के
अल्पकालीन प्रशिक्षक तथा एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक चौकीदार एवं गेम्स बॉय को लगाया हुआ है। बारां जिले में गत 5 वर्षों में निम्न प्रतियोगिताओं में व्यय करने हेतु निम्नानुसार बजट आवंटित किया गया है। वर्ष 19-20 में 91वीं सीनियर स्टेट पुरुष महिला वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हेतु राशि 2.5 लाख, ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल हेतु खिलाड़ियों के TADA हेतु राशि तकरीबन 1 लाख, दिनांक 4/10/22 में राशि 50,000, जनजातीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन हेतु राशि 1.5 लाख, दिनांक 8/11/21 में राशि तकरीबन 1,75,000। राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु संबंधित खेल संघ द्वारा खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। बारां जिले में विगत 5 वर्षों में 10 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। गत 5 वर्षों में 12 खेल संकुल का राज्य स्तर से निरीक्षण नहीं किया गया है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में खेल संकुल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहूँगा कि खंड 3 में जो रिक्त पद हैं 2012 से विशाल जी जो हॉकी के प्रशिक्षक हैं उनको 4 दिया हुआ है और प्लेसमेंट एजेंसी से 2024 में लगे हुए हैं, तो बारां जिले में कोई स्थायी नियुक्ति दें ताकि वहाँ खेलों को प्रोत्साहन मिले, वहाँ आगे बढ़े। पूरा जो बारां जिले का आपका स्टेडियम है उसकी हर वर्ष घोषणा होती है पर वहाँ बजट आता नहीं है और वहाँ पर जो स्टेडियम का जो ट्रैक है वो ट्रैक सिंथेटिक ट्रैक है, उसकी भी डिमांड की, उसके भी प्रस्ताव भेजे हुए हैं पर अभी तक उसके लिए कोई बजट अवलोकन नहीं हुआ है। इस बजट में आपने अभी फिर घोषणा दी है, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि इसके जो हमारा सिंथेटिक ट्रैक है इसके लिए कब तक राशि अलॉट कर देंगे और वहाँ जो हमारे प्रशिक्षक जो लगे हुए हैं जो अभी शिक्षण का काम कर रहे हैं उनको कब तक लगा देंगे, वहाँ पर नई नियुक्ति दे देंगे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि ये ज़रूर खेल अधिकारियों के पद काफ़ी खाली हैं। 128 खेल अधिकारियों को लेने के लिए हमने घोषणा करी है, उसके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चालू हो गया है। तब तक जो तकरीबन 500 अल्पकालीन जो कोचेस हैं उनको लेने की हमारे पास अनुमति है, जिसमें से तकरीबन 340-50 के करीब हमारे पास अल्पकालीन खेल परीक्षक हैं। स्टेडियम की जो बात है, मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूँगा कि 2024-25 में के बजट के अंदर श्रीराम स्टेडियम बारां को विकसित और आधुनिक करने की घोषणा की गई है। आपने जो सिंथेटिक ट्रैक की बात करी उसके ऊपर भी विचार करा जाएगा। अगला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इसमें आपने 19-20 में जो वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई उसमें आपने 2.5 लाख रुपए उस समय दिए, लेकिन वहाँ पे हॉल नहीं है वेट लिफ्टिंग का, तो 19-20 में तो आपने कहाँ कराई, वो ओपन में कराई, कहाँ कराई? अब आप इसके भवन के लिए पैसा देने का विचार रखते हैं क्या? साथ ही मेरे आपको धन्यवाद दूँ, आपने शाहबाद में मेरे तीरंदाजी अकादमी की घोषणा करी, स्टेडियम की भी घोषणा करी, इसी तरह हमारे फुटबॉल की भी आप अकादमी की विचार रखते हैं क्या? बारां मुख्यालय पे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के भावना को समझ रहा हूं। वो चाहते हैं कि हर तरह के खेल वहां पे उपलब्ध हों। आपने 22 में जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई उसकी बात करी कि उसे कहाँ कराया गया, जबकि वेट लिफ्टिंग हॉल वहां पे नहीं है। मैं माननीय सदस्य को 19-20 का मान लीजिए, 19-20 का मैं माननीय सदस्य को ये बतलाना चाहता हूं कि वहां पर बैडमिंटन इंडोर हॉल जरूर बना हुआ है और वेट लिफ्टिंग की जो प्रतियोगिता है वो बैडमिंटन हॉल में भी कराई जा सकती है, किसी भी हॉल में कराई जा सकती है। हो सकता है वहां पर हुई हो, मुझे 19-20 में कहाँ हुई उसका बिल्कुल एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन जो आपने बात करी है सिंथेटिक ट्रैक की उसके ऊपर विचार करा जाएगा। अगला प्रश्न श्री भागचंद टागड़ा, आपकी जो संख्या 273 पर चर्चा हो रही है। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, प्रश्न का खंड 1 जी नहीं, राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश 54-159 दिनांक 9/9/2015 एवं परिपत्र दिनांक 8/8/2019 एनेक्सर ए के अनुसार ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 1 वर्ष की होती है, परंतु क्रिमिलेयर में नहीं होने के संबंधित तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधिक सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी गई है। अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमिलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में भी जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाता है। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकता है। ओबीसी जाति प्रमाण पत्र में आरक्षण का लाभ नॉन क्रिमिनल के आधार पर प्राप्त होता है। खंड 2 जी नहीं, खंड 3 जी नहीं,
माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर के विद्यार्थियों को 1 साल के जो जाति प्रमाण प्रस्तुत करने की बाध्यता समाप्त करने का विचार क्यों नहीं रखती, क्योंकि जाति तो बदली नहीं जाती। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न आया है मुख्य रूप से ओबीसी वर्ग में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और नियुक्ति के लिए पूछा गया अभ्यर्थियों किया। मैं माननीय सदस्य को इतना आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो भारत सरकार की तरफ से ये जो गाइडलाइन जारी की गई, भारत सरकार की तरफ से ही इस प्रकार का क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का दिया जाता है। और ऑनरेबल जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में एक मैं आप कहें तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं। आप तो थोड़ा सा डिटेल बता ताकि सदन के संज्ञान में आ जाएगा। 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इन्होंने बोलचाल की भाषा में मंडल आयोग कहते हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को माननीय राष्ट्रपति महोदय को सौंपी। उसके बाद 13 अगस्त 1990 को 27 में आरक्षण प्रदान किया। उसके बाद इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया प्रकरण में इस वर्ग के सोशल एजुकेशन एडवांस लोगों छोड़ते हुए सेंस ओबीसी वर्ग के आरक्षण प्रावधान को उचित ठहराया गया था। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए इस प्रकार में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, उक्त संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणित नवीनतम आय प्रमाण पत्र को मान्यता प्रदान करने के लिए नीति परिवर्तन पर सरकार विचार क्यों नहीं करती, सदन को अवगत कराएं। ऐसा किसी प्रकार के प्रस्ताव पर सरकार नहीं रखती विचार। अगला प्रश्न श्री पुष्कर लाल डांगी 274। माननीय मंत्री जी। जवाब तो आ गया है मंत्री जी। चलो बिराजो। आपने जो मैंने पूछा था नई दुकानें खोलने की मंशा रखते हैं तो कब तक, और 10 साल से 17 दुकानें वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है, वो दुकानें कब तक खुलेगी। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र है 380 के करीब राजस्व काम है और 110 दुकानें संचालित है। वृद्ध लोगों को 10 या 12 किलोमीटर दूर से राशन लाने के लिए आना जाना पड़ता है और दुकानें खुली नहीं रहती है, बंद रहती है। उनको आप पाबंद करें हमेशा दुकान 10 दिन ही खुली रहे तो खुली रहे, और जो नई दुकानें खुल जावे तो ये 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर डिस्टेंस। प्रश्न पूछो। हाँ माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मावली से आने वाले माननीय सदस्य की जो बात उन्होंने प्रश्न पूछा कि इनमें 110 दुकानें हैं और इसमें भी 14 दुकानें अभी वैकेंट है, उसमें अस्थायी रूप से अटैच चल रही है, जिसमें 8 का त्यागपत्र, 2 का निरस्त है, 4 जिनके मृत्यु के कारण, इनको हम जल्दी भर देंगे। और आपने ये कहा कि और राशन की दुकानें 300 गांव में, तो माननीय सदस्य आपसे जो भी आपको लगता है, जहां भी आपको आवश्यकता है, तो आप जरूर बताइए, आपके भी उस पर विचार करके वहां दुकानें खोलने का प्रस्ताव को जरूर। मैंने कलेक्टर साहब को पूरा विवरण चिट्ठी लिख के भेजी है, आप मेरे को दीजिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम आपके वहां दुकानें खोलेंगे जहां पर आवश्यकता अनुसार। और दूसरा आपका ये प्रश्न था कि वृद्ध लोगों के लिए, तो मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि 1 जुलाई से हमारे सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 18 से कम और 60 से ऊपर जो निराश्रित लोग हैं उनको घर घर जाकर राशन देने की व्यवस्था शुरू करी है, जो पहला नवाचार राजस्थान में किया गया है। हो गया। अगला प्रश्न है कि हरि सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 275। अध्यक्ष महोदय, जवाब आ चुका है। चलिए, मुझे थोड़ा सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से, क्या होमगार्ड जवानों का 12 माह नियमित ड्यूटी किए जाने का विचार रखती है? फर्स्ट, क्या राजस्थान होमगार्ड जवानों को अन्य राज्यों की तरह इनको भी दिए जाने की व्यवस्था रखती है तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय मंत्री जी। एक बार वापस बोल दें, मैं दूसरे होमगार्ड जवानों का 12 माह नियमित ड्यूटी दिए जाने का विचार रखती है क्या? दूसरा, क्या राजस्थान होमगार्ड जवानों को अन्य राज्यों की भांति दिए जाने का विचार रखती है क्या? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय जी, ये होमगार्ड हैं, ये हमारे स्वयंसेवक हैं, और स्वयंसेवक हैं तो जैसे हमारे अन्य संस्थाओं से, विभागों से मांग आती वहाँ पर हम भेजते हैं, जैसे जैसे मांग आती वैसे भेज देते हैं रोस्टर प्रणाली से। तो कई लोगों को हम नियमित 12 मास नहीं दे पाते हैं। ये सही है कि क्योंकि उन होमगार्ड्स की भी ये डिमांड आती है कि हमको 12 मास मिलना चाहिए, ये सोचने का विषय है, निश्चित रूप से इस पर हम विचार करेंगे। दूसरा आपने कहा है कि दूसरा और बोल दो थोड़ा मेरा डीए का। अध्यक्ष महोदय जी, आपने पूछा है कि ये जो
आपका है दोबारा पूछना है? दिए नहीं दे सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि ये स्थायी कर्मचारी नहीं है। दूसरा ये है कि इनका पहले 10% राशि कटती थी, लेकिन अब वो राशि नहीं कटती है। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इनको 10% राशि पुनः मिले, ये हम विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक और मेरा अंतिम सवाल है, पूछिए। क्या होमगार्ड अधिनियम धारा 262 263 में संशोधन कर होमगार्ड जवानों को स्वयं सेवक शब्द हटाने का विचार रखती है क्या? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, अभी राज्य सरकार के पास में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी हम इस पर विचार करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इसको कुछ ला करके भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न श्री छोटू सिंह। माननीय प्रश्न संख्या 516, माननीय मंत्री जी। मेरे पास जवाब आ गया है। ठीक, चलिए। आदरणीय, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। जरूर पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपनिवेशन विभाग, इसमें सबसे बड़ा भूमि घोटाले का मामला है। नाचना का आवंटन अधिकारी द्वारा फर्जी डिग्रियों के माध्यम से 42,845 बीघा जमीन का घोटाला हुआ है, जिसमें केवल एक आरएस अधिकारी को 16 सीसी का नोटिस देके तीसरी कर दी। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, ठीक इसी तरह मोहनगढ़ में भी 29 प्रकरण हुए, जिसमें से 12,971 बीघा भूमि का घोटाला उसी फर्जी डिग्रियों के द्वारा हुआ। उसमें भी केवल 4 कर्मचारियों को निलंबित करके तीसरी कर दी। आदरणीय, निवेदन करना चाहता हूं आपके अंदर मार्फत कि भूमाफिया ने यहां तक कि उस भूमि को भी कब्जे में ली, वहां ट्यूबवेल भी खुदवाए और वहां ट्रैक्टर लगा के समतलीकरण भी कर दिया, और अभी वो उनके कब्जे में भी है। आदरणीय, निवेदन पूछो। निवेदन, मंत्री जी सुन रहे हैं, ये मेरी व्यथा है वहां की। आदरणीय, मैं सदन के प्रथम सत्र में भी इसी प्रश्न को मैंने पूछा था। प्रश्न संख्या 1975 का मामला है मंत्री जी, कि मोहनगढ़ थाने में ये प्रकरण दर्ज हुआ और मानगढ़ थाने का जवाब आया आदरणीय कि 6 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज हुई। ये 1975 वाले प्रश्न की बात कर रहा हूं। और दूसरे प्रश्न में मैंने 516 में फिर पूछा द्वितीय चरण में आज के में कि विभाग कह रहा है कि मैंने 19 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज हुई। अब आदरणीय, इसमें से कौन सा सही है? पहले तो ये बताइएगा, विभाग सही है या पुलिस सही है? एक तो ये बताओ। और इसके द्वारा, इसके अलावा भी अधिकांश हिस्से में आज भी सत्य को छुपाने के लिए आदरणीय विभाग ये कार्रवाई कर रहा है। फिर एक और प्रश्न, इसका जवाब दो, ये कैसे हुआ? माननीय मंत्री जी। 19 है या 6 है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, है बोलने तो दो। उत्तर तभी तो आ रहा है, प्रश्न लगा। छोटू सिंह जी द्वारा बिल्कुल सत्य कहा गया है। यह सही है कि आवंटन अधिकारी कार्यालय नाचना मोहनगढ़ ए और मोहनगढ़ बी में आवंटन अधिकारियों के नाम से विगत कई वर्षों से फर्जी डिग्रियां जारी की गई है, वो उनके आधार पर रिकॉर्ड में नामांकन भी दर्ज किए गए हैं। उपायुक्त उपनिवेशन नाचना के कार्यालय द्वारा जारी डिग्रियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच कर एफआईआर संख्या 20/2018 दर्ज की गई है। नाचना कार्यालय से संबंधित सभी प्रकरणों में समस्त रिकॉर्ड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कब्जे में होने के कारण विभाग स्तर पर यह निर्धारण किया जाना संभव नहीं है कि कुल कितने प्रकरणों में जारी डिग्रियां फर्जी है। वर्ष 2010 से अब तक जारी डिग्रियों में कुल 341 नामांकन दर्ज किए गए हैं। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, कमांड भूमि है 16,834.5 बीघा, अनकमांड भूमि है 3,318.9 बीघा और बरानी भूमि है 22,692.19 बीघा। कुल मिला के 42,845.75 भूमि के मामले में यह हुआ है। उपनिवेशन विभाग बीकानेर के विभाग क्रमांक 1781 1794 दिनांक 16 जुलाई
2024 तहसील नाचना 1 व 2 नाचना के क्षेत्रीय उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए। पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। डिटेल नहीं, आप तो प्रश्न का उत्तर दे दीजिए जो पूछा है। मैं कार्रवाई पर जांच कमेटी के आधार पर माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, एक तो मैंने माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके मार्फत पूछना चाहता हूं कि जो मैंने क्वेश्चन किया था उसका हिस्सा भी आधा काट लिया। कोई बात नहीं, आपने पूछा, मेरे को अधिकार, में दोबारा पूछूंगा। अब निवेदन में आपके मार्फत करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले में ये टोटल 55,000 बीघा पर राजस्थान के सबसे बड़ा भूमि घोटाला हुआ है। क्या राज्य सरकार एसओजी व एसआईटी जांच करने का विचार रखती है? यदि रखती है तो कब तक? इसका जवाब दिया। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे सुनो, माननीय विगत सरकार का मामला है। ये 5 साल आपकी सरकार ने कार्रवाई नहीं की, ये उस समय का मामला है। छुपा के रखा है आपके मंत्रियों द्वारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सुनिए। माननीय सदस्य महोदय ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है और ये इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, इस पूरे घोटाले की पूरी कमेटी से जांच इनको कहने दो, क्या सरकार क्या कहती है, बोलो। जांच कराकर पूरे तय में जाकर जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी है उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं अगला प्रश्न श्री गोविंद प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, पूछिए, कि जो ये विभाग ने जो जानकारी दी है आधी अधूरी दी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें आदिवासी भील समाज के लोग विद्यमान हैं, तो उन्होंने करीबन 20-20 साल से वन क्षेत्र में अपने मकान बना रखे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वन विभाग की भूमि पर जितने भी आदिवासी लोगों ने वर्षों से मकान बनाए रखे हैं, उन पर क्वेश्चन नंबर में उनको पट्टा देने पर विचार रखती है। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि आबादी, वन भूमि आबादी में कन्वर्ट करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त कर आप उनको पट्टा देने पर विचार रखते हो? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जैसा कि सदस्य ने सवाल पूछा है, जोर से बोलो माइक। जैसा कि माननीय सदस्य ने खुद के सवाल में पूछा, तहसील मनोर थाना का कोई भी गांव आबादी क्षेत्र राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग के नाम दर्ज नहीं है। आप तो उत्तर दो, पूरा हो गया। बिंदु संख्या 1 के प्रत्युत्तर के क्रम में विभाग के स्तर पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। बैठिए। माननीय सदस्य, मैं तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वास्तव में सही है कि करीबन 20 सालों से आदिवासी लोगों के मकान बना हुए हैं, तो आप वन भूमि को आबादी क्षेत्र में कन्वर्ट कर सकते हो? किस प्रकार से पट्टा देने पर विचार करते हो? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि मेरा जवाब इसी के अंदर सब कुछ, मैंने इसका पूर्व पूछे जवाब में सब कुछ बता चुका हूं। अगला बैठो। अगला प्रश्न धर्मपाल। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 278। अध्यक्ष जी, मेरे पास मूल प्रश्न का उत्तर आ गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सहकारी समितियों के द्वारा किसानों को ऋण हेतु, कृषि हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है, परंतु फसल उत्पादन नहीं होने या अन्य किसी कारण से गरीब किसान की उक्त ऋण समय पर नहीं लौटा पा रहे हैं, तो माननीय मंत्री महोदय जी ये बताने की कृपा करें, ऐसे किसानों को जो ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, क्या उनका ऋण माफ किए जाने की मंशा राज्य सरकार रखती है? अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय खेतड़ी से आने वाले सदस्य जी द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है वो सहकारी समितियों के गठन के बारे में पूछा गया है, वहाँ पे गोदामों की स्थिति के बारे में पूछा गया है। अगर वो ऋण के बारे में अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्तिगत रूप से आकर के मिले, उनको जो भी जानकारी चाहिए वो मैं उपलब्ध करा दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पूरक प्रश्न नंबर 2। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों सेवानिवृत्तियों के बाद पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति उपरांत मिलने वाले लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। मंत्री महोदय, ये बताने की कृपा करें कि राज्य सरकार द्वारा उक्त कर्मियों के लिए पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति उपरांत मिलने वाले लाभों की सुविधा शुरू की जा सकती है? अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य द्वारा ये प्रश्न भी इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी जो कोई भी आपके असुविधा है या जो भी कोई आपके प्रश्न है, निश्चित रूप से आप व्यक्तिगत रूप से आप मिलें, इनके पेंशन की बात हो या जो भी कोई बात है। माननीय सदस्यों से निवेदन है, प्रश्न से संबंधित ही पूरक प्रश्न पूछें। अगला प्रश्न डॉक्टर सुरेश धाकड़। डॉक्टर सुरेश धाकड़ नहीं है। अगला प्रश्न श्री अमृतलाल मीणा। प्रश्न संख्या 280। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1 जनवरी 2024 को प्रदेश में विधवा विकलांग वृद्धावस्था श्रेणी में पात्रता अनुसार केंद्र प्रवर्तित एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत कुल 86,84,100 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिलेवार, वर्षवार, वर्गवार लाभान्वितों का संख्यात्मक विवरण संलग्न है परिशिष्ट अ पर। प्रश्न का खंड 2। जी हाँ, सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु पात्र व्यक्तियों को प्रतिवर्ष वृद्धावस्था विकलांग विधवा पेंशन योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। पिछले 3 वर्ष में वर्गवार एवं जिलेवार पेंशन लाभार्थी का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें, विगत 3 वर्षों में क्या राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जांच की गई कि कितने पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन में से वंचित हैं एवं कितने अपात्र पाए गए पेंशन में? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो कितने पात्र अपात्र व्यक्ति पाए गए राज्य सरकार द्वारा, इस पर बतावे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा विवरण आपको प्रश्न के उत्तर में भिजवाया जा चुका है, जिसमें कितने लोगों को पेंशन से लाभ दिया गया, कितने आवेदन आए, कितने लाभान्वित किए गए, कितने बकाए हैं, वो सारा प्रश्न के पूरा लंबा उत्तर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे पास में पूरा विवरण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि पर्टिकुलर आपके विधानसभा क्षेत्र का, जिले का या राजस्थान का ये पूरा विवरण, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज की आशंका है, आप जानना चाहते हैं तो मुझसे व्यक्तिगत संपर्क में बता दें। ये पूरा विवरण वैसे आपको उत्तर में उपलब्ध करवाया जा चुका है। दिया हुआ सलाह आप पूछिए। अगला आपको पूछना है। मंत्री जी यह बताने की कृपा करें, क्या सरकार विधवा दिव्यांग एवं वृद्धा पेंशन को पात्र व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से जोड़कर वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? दूसरा, क्या सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पेंशन राशि बढ़ाने का विचार रखते हैं? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हमने ये कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी हम इसमें पेंशन राशि में वृद्धि करेंगे। अभी 1 अप्रैल 2024 से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से झुंझुनू में एक विशाल कार्यक्रम हुआ, जिसमें राज्य के 89 लाख लोगों को 1037 करोड़ के रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका। डीबीटी के माध्यम से मई तक का भुगतान हो चुका है और हमने 15% की राशि बढ़ोतरी करने का निर्णय किया। 1500 रुपए तक बढ़ाएंगे और 1150 1000 से 1150 रुपए की राशि अभी मिल रही है। अरे, पेंशन बढ़ाने का कोई कानून राजस्थान में बना है तो कब से लागू है? 15% जो पेंशन बढ़ाने का कानून राजस्थान में कब से लागू? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है, पिछली कांग्रेस की सरकार ने जितनी भी घोषणाएं करी थी कानून में, उसमें एक कानून ये भी था मिनिमम गारंटी का इनकम का। ये बात सही है, आपने भी कानून बनाया था, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो घोषणा चुनाव से सरकार बनने के प्रथम वर्ष में करनी थी वो कांग्रेस सरकार ने चुनाव में जाते जाते करी
जाते जाते करी, एक भी व्यक्ति को आपकी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं मिला। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई राशि की पेंशन का भुगतान देने का निर्णय किया और एक ही बटन से, जैसा प्रधानमंत्री मोदी डीबीटी के माध्यम से करते हैं, वैसा मुख्यमंत्री ने 90 लाख लोगों को बढ़ी हुई पेंशन राशि दिया है, आपके सामने दिया। और एक बात और माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार के समय पेंशन का जो भुगतान की जो पेंडेंसी थी वो 3 महीने से ज्यादा हुआ करती थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इस पेंडेंसी को 1 महीने किया है। 1-2 महीने के बाद में ये पेंडेंसी भी हम 0 कर देंगे और हमने जो कहा है वो किया। इसलिए पूरा राजस्थान का जो पेंशन समाज है वो माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता। मैं तो इतनी सी जानकारी माननीय मंत्री महोदय के डालना चाहूंगा कि पहले वर्ष में हमने 500 से बढ़ा के 750 की थी। एक तो ये जानकारी आप रख लो, जो पहले की आप कह रहे हो ना, आपके पहले वर्ष में जो 150 बढ़े हैं वो हमारे कानून की वजह से बढ़े हैं, लेकिन हमने पहले ही साल में 250 बढ़ाए, तीसरे साल में फिर वापिस 250 बढ़ाए, 500 की 750, 750 की 1000 हमने की। और दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष, अब आप मंत्री नहीं, आपको जवाब नहीं देना है, जवाब इनको देना दे चुके। ये नई परंपरा बना रहे हैं, ये नई परंपरा बना रहे हैं, ये गलत परंपरा बना रहे हैं। आप जवाब देने के लिए नहीं हो, आप उत्तर सुनने के लिए हो। ऐसा है माननीय सदस्य महोदय, प्रश्न पूरा हो गया। ये ऐसा है, चलिए हो गया। ये बहस नहीं है, जनरल डिबेट नहीं है, ये प्रश्नकाल है। क्या कर रहे हैं आप, क्या परंपरा बना रहे हैं? अगला प्रश्न श्री हमीर सिंह भायल, हो गया। हमीर सिंह भायल, प्रश्न 281 उत्तर आ गया है। मेरा निवेदन ये है कि क्या सरकार खाद्य सुरक्षा जुड़े परिवारों में जन्मे बच्चों का नाम जिनकी उम्र 5 वर्ष या उससे कम है इसी राशन कार्ड में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? बैठिए, प्रश्नकाल समाप्त। मुझे अनुपस्थिति के लिए अनुमति। मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री अशोक गहलोत सदस्य विधानसभा द्वारा सेल्फ डेस्क हो जाने के कारण 16वीं राजस्थान विधान के द्वितीय सत्र में सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? जो अनुमति प्रदान की गई। स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री श्रवण कुमार एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ में एमजेएम कोर्ट के लिए स्थान आवंटित किए जाने के संबंध में श्री चेतन पटेल कोलाना सदस्य की ओर से राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा के अपस्ट्रीम से हैंगिंग ब्रिज तक नदी के दोनों ओर 1 किलोमीटर क्षेत्र को सेंचुरी से विमुक्त नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री विकास चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्राम खंडाच में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर फायरिंग किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री शिखा मील बराला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र चोमू में जल जीवन मिशन के कार्यों की धीमी गति से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 3 संतान होने पर अयोग्य घोषित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर रितु बाणावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बयाना के ग्रामीण क्षेत्रों में गंदे पानी की निकासी हेतु ठोस कार्य योजना नहीं बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्रीमती इंदिरा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र वामनवास की ग्राम पंचायत भावरा बाढ़ मोहनपुर व सीतोक में विकास कार्यों में की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि का भुगतान नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री ललित यादव सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के शाहजहांपुर कस्बे को नगर पालिका बनाए जाने के संबंध में श्री हरिमोहन शर्मा सदस्य की ओर से जिला स्तरीय कार्यालय एक ही स्थान पर होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जुबेर खां सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ की पंचायत समिति गोविंदगढ़ के प्रधान एवं उप प्रधान का वार्ड नगर पालिका क्षेत्र में आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से
प्रदेश में किसानों को वर्ष 22-23 की रबी के फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले में विद्युत तंत्र के सुधार हेतु FRT को क्रियाशील किए जाने के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से चूरू जिले के किसानों को फसल खराबी की राशि बीमा राशि का भुगतान नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन को पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री टीकाराम जूली सदस्य की ओर से प्रदेश में बजरी माफियाओं पर अंकुश नहीं लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जय किशन पटेल सदस्य की ओर से श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज सीकर के छात्र की हत्या के दोषियों पर कार्रवाई नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दिनांक 25 जुलाई 2024 को सलूमर जिले में जावर माइंस थाना क्षेत्र में शिक्षक की हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निम्ना के सदस्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। श्री थावरचंद, श्री पितराम सिंह काला, श्री डूंगराम केदर। उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य टीकाराम जूली, श्री जयकिशन पटेल, श्री थावरचंद एवं श्री पितराम सिंह काला को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्रीमती इंदिरा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र वामनवास में अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में श्री अरुण चौधरी सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने एवं सुविधाओं में वृद्धि किए जाने के संबंध में श्री गोपाल लाल शर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ की ग्राम पंचायत बलियास एवं और नंदराय के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से प्रदेश की पंचायत राज संस्थाओं को SFC, FFC एवं नरेगा के बकाया राशि का भुगतान किए जाने के संबंध में श्री अंशुमान सिंह भाटी सदस्य की ओर से पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने से ग्रामीणों को ही हो रही परेशानियों के संबंध में श्री हरि सिंह रावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भीम के किसानों की भूमि को सेटलमेंट विभाग द्वारा बिला नाम एवं वन विभाग में दर्ज किए जाने से काश्तकारों को हो रही परेशानी के संबंध में श्री उदयलाल बडाना